हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का चतुर्लिंगम ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस सेशन में हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित आरआरबी सामान्य विज्ञान का इसमें जो रैपिड फायर का क्वेश्चन है, इसमें पारिस्थितिकी से रिलेटेड कंप्लीट देखेंगे। और ये अध्यायवार है दोस्तों। और इसमें क्या क्या है आपका, तो इस बुक में स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं एंड पिक्टोरियल्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। और यूज़फुल किसके लिए, ये एएलपी के लिए है, टेक्नीशियन के लिए है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है, एसआई के लिए है, जेई के लिए है, एनटीपीसी और ग्रुप डी अर्थात और इसके अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज़ मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलिए पारिस्थितिकी को देखते हैं। एंड जस्ट आफ्टर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बाद हम लोग का पिक्टोरियल का सारा वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा, जितने भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं पिक्टोरियल्स। उससे पहले मोटिवेशंस की कुछ लाइन में बोलना चाहूँगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कहते हैं ना दोस्तों कि मुझ पे तरस मत दिखा ए ज़िंदगी, कि मुझ पे तरस मत दिखा ए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा मैं तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और कम्प्लीटली इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर फर्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक को देख लेते हैं। एक है जैविक, जिसे बायोटिक कहते हैं, और दूसरा है अजैविक, दैट इज़ अबायोटिक, ठीक है। चलिए, बायोटिक में क्या क्या आएगा, उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे और अपघटक आएंगे। उत्पादक में शैल पेड़ पौधे आ जाएंगे, और उपभोक्ता में जीव जंतु और मनुष्य आ जाएगा, और अपघटक में कवक और जीवाणु आ जाएंगे, ठीक है। और अजैविक जो है वो इसमें 3 प्रकार को दिखाया गया। अजैविक में 3 प्रकार है, देख सकते हैं। कार्बनिक है, अकार्बनिक है और भौतिक, दैट इज़ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। कार्बनिक में क्या क्या है, तो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ह्यूमस है, यूरिया है। और अकार्बनिक तत्व में जो है मिट्टी का चट्टान, ठीक है, मिट्टी है, चट्टान है, खनिज है इत्यादि। भौतिकी में क्या आएगा, भौतिक में वायु है, आर्द्रता आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा और वायुमंडलीय दाब आदि, ठीक है। चलिए, तृतीय उपभोक्ता कौन कौन होते हैं। अगर प्राथमिक से तृतीय की ओर जाएं तो, प्राथमिक से तृतीय की ओर जाएं तो देखिए यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता यहाँ पे दिखाया गया है। प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे क्या है, प्रथम पोषण स्तर, अर्थात जो पादप या घास या वृक्ष है, ठीक है, पोषण स्तर। सेकेंड प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक बताया गया, उत्पादक, और यहाँ पे उपभोक्ता है, उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या क्या आएगा, तो जो ये पेड़ पौधे पादप को खाते हैं, ठीक है। तो शाकाहारी कौन कौन खाते हैं, तो ये कहलाएंगे द्वितीय पोषण स्तर, जैसे टिड्डे, गाय, ठीक है। चलिए, थर्ड है यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में तृतीय पोषण स्तर आएंगे, मांसाहारी जाएंगे, पक्षी और मछलियाँ। तृतीय उपभोक्ता में क्या आएगा, चतुर्थ पोषण स्तर, उच्च मांसाहारी, जैसे मनुष्य और शेर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाया गया है दोस्तों। पारिस्थितिकी को देखिए कि क्या क्या किन किन ये से मिलकर बना हुआ है, पारिस्थितिकी में क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पादप भूगोल को देखना है हमें, ठीक है। पादप भूगोल, सांख्यिकी, परिस्थितिकी को देखना पड़ता है। इन सभी से मिलकर एक पारिस्थितिकी मिलता है। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी को हमें जानना होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अनुवांशिक पारिस्थितिकी, तो इतने प्रकार के पारिस्थितिकी यहाँ पे बताए गए हैं। उत्पादन पारिस्थितिकी बताया गया है, विकिरण पारिस्थितिकी बताया गया है, पारिस्थितिकी और्जिकी बताया गया है, व्यवहारिक पारिस्थितिकी बताया गया है, प्रदूषण पारिस्थितिकी बताया गया है, संरक्षण पारिस्थितिकी बताया गया है, मानव पारिस्थितिकी बताया गया है, ठीक है। और देख लेते हैं, सूक्ष्म जैविक पारिस्थितिकी बताया गया है। सूक्ष्म जैविक पारिस्थितिकी
अलवण जलीय पारिस्थितिकी। तो इतने अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग जीवों की जो उपस्थिति होती है इन हमारे इस पर्यावरण के अंतर्गत, वही परिस्थितिकी अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने वाले जीवों की स्थिति को दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। ज्वारनदमुखी पारिस्थितिकी, ज्वारनदमुखी पारिस्थितिकी, स्थलीय पारिस्थितिकी, पुरा पारिस्थितिकी और यहाँ पे जंतु भूगोल, ठीक है। और ये सब के सब पारिस्थितिकी हैं जो कि अलग अलग स्थितिकी में अलग अलग जोन में रहते हैं। पारिस्थितिकी के विभिन्न क्षेत्र यहाँ हमने देख लिया। अब इनसे रिलेटेड आते हैं, डायरेक्ट रैपिड फायर क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। पहले पोषी स्तर होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर माध्यम से ऊर्जा प्रवाह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है, ठीक है। जितना उच्च स्तर का पोषी होगा उतना उसको कम ऊर्जा प्रवाह होते जाएगा, ठीक है। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक अजैविक घटक है तो मृदा एक अजैविक घटक है। पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है तो रासायनिक कीटनाशक जैविक आवर्धन दर्शाता है। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह करते हैं तो स्टार्च के रूप में, ये बायोलॉजी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह जीव समूह जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है जीवाणु और कवक। उच्च पोषी स्तर रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को कहा जाता है। उच्च पोषी स्तर में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहा जाता है। वह पर्यावरणीय कारक जो जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में भूमिका तापमान निभाता है, ठीक है, तापमान। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता खाली स्थान स्तर पर आते हैं तो तीसरे पोषी पे आते हैं, तीसरे पोषी पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों का वह समूह अन्य पौधे जो जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो जूं हो गया, फीता कृमि हो गया, जोंक हो गया और अमरबेल, ये सब उदाहरण है, ठीक है, कि जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अर्थात जूं का एग्जाम्पल सबसे यहाँ पे फेमस है कि जूं हमारा खून चूसता है, ठीक है, और हमें मारे भी बिना वो भी जीवित रहता है हमारे साथ बालों के अंदर या तो बालों पे, माथे पे। एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र खाली स्थान से अभिप्राय है। कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोलॉजी शब्द गढ़ा है तो अर्नस्ट हैक्कल ने गढ़ा है, इकोलॉजी, अर्नस्ट हैक्कल ने। संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है हरे पौधे, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर है तो चूहा, दूसरा पौष्टिक स्तर है चूहा। मृतपोषी पोषण क्या है? जीव अपना भोजन मृत एवं क्षारकीय पदार्थों से प्राप्त करता है, वही है मृतपोषी पोषण। वह पशु जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे हम मनुष्य पौधों एवं पशुओं दोनों खाते हैं। नेक्स्ट, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि जल और वायु मिलते हैं उसे कहा जाता है, उसे जैव मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत विघटनशील पदार्थों में विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे पोषण क्रिया अपनाते हैं, स्वपोषणीय पोषण। दोस्तों, और ये इतने एग्जाम में आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, एनटीपीसी में ही है, ये सब के सब एनटीपीसी में, ठीक है, लेकिन डेट अलग अलग है और ईयर इसमें सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में शामिल किया गया है द्वितीय उपभोक्ता को, तीसरे पोषणीय स्तर में द्वितीय उपभोक्ता को। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ठीक है, ये याद रखें, 2016 का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था गढ़ा था तो सुंदरलाल बहुगुणा ने, किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्मजीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब प्रभावित करते हैं कहलाते हैं कीटनाशक कहलाते हैं, खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कीटनाशक कहलाते हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध है पारिस्थितिकी से, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट ही आपको अच्छे से पता है दोस्तों, बट यहाँ पे ये रेड जोन का क्वेश्चन है, रेड जोन का। डॉक्टर ध्रुव ज्योति
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर है। तो प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, चलिए। पशुओं की प्रजाति ज़्यादातर खाली स्थान के कारण लुप्त प्राय होती है, आवास विखंडन के कारण। ठीक है। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं। क्या? बायोमास कहलाते हैं। वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है, पौधों और जानवरों, पौधों और जानवरों, वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। वनस्पति का हो जाएगा पौधा और जीवों का हो जाएगा जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजाति इको प्रणाली खाली स्थान श्रेणी में आता है तो सर्वाहारी श्रेणी में आता है। अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों। प्रकृति के क्लीनर्स हैं तो विघटक प्रकृति के क्लीनर्स हैं, विघटक प्रकृति के क्लीनर्स हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। अर्थात जो पेड़ पौधों फूल कंदमूलों को खाते हैं केवल वही प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक है। और जो इनको खाने वाले को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, और जो इन दोनों को खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे। एक खाद्य श्रृंखला में आबादी सबसे अधिक होती है तो उत्पादक की आबादी सबसे अधिक होती है, उत्पादक की आबादी सबसे अधिक होती है। जैविक शब्दावली में खाली स्थान दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है। तो शब्दावली यहाँ पे नहीं दी गई है। किसी दिए गए क्षेत्र में रहने वाले पौधों और जानवरों जीवों की कुल संख्या को कहते हैं तो बायोमास कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड जोन का क्वेश्चन है, टिक लगा देते हैं दोस्तों। किसी दिए गए क्षेत्र में रहने वाले पौधों और जानवरों दोनों जीवों की कुल संख्या को कहते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये सीजन में भी रिपीट हुआ है, बायोमास कहते हैं। ठीक है। और ये आरआरबी में भी आ चुका है। इकोटोन का अर्थ होता है, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं, जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था, आर्थर टांसले ने परिभाषित किया था, आर्थर टांसले ने। नेक्स्ट है, स्थल मंडल जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं कहलाते हैं तो वो जैव मंडल कहलाते हैं। क्या? जैव मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। एक्वेरियम के विषय में सही है, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या? पारिस्थितिकी कहा जाता है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान। वातावरण में जीवों के जीवित भाग को कहते हैं, वातावरण में जीवों के जीवित भाग को जैविक घटक कहते हैं। क्या दोस्तों? जैविक घटक कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। स्तनधारी जीव खाली स्थान मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो जाते हैं तो कुछ एग्जाम्पल हैं, ब्रैम्बल और मेलोमीस। क्या है? ब्रैम्बल और मेलोमीस। आते हैं चैप्टर नंबर 2 में जो कि है जैव विविधता, डेट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। और ये चैप्टर अपने ही आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस पारिस्थितिकी का। चलिए, एक और बायोम दिखाया गया है और एक और जैव विविधता को यहाँ पे दिखाया गया। पहले बायोम देख लेते हैं। बायोम एक स्थलीय है, बायोम मतलब जीव, बायोम अर्थात जीव जिनमें जान है वही बायोम कहलाते हैं। और जलीय, एक और जलीय बायोम को। तो स्थल में रहने वाले क्या हो सकते हैं? वनी हो सकते हैं, मतलब वन में रह सकते हैं, घास भूमि में रह सकते हैं, मरुस्थल में रह सकते हैं और टुंड्रा बायोम में रह सकते हैं। अब घास भूमि को देख लिए, सवाना बायोम है, शीतोष्ण घास भूमि बायोम है। ठीक है। चलिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन हो सकता है, वन के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वन, इतने सारे वन। मानसूनी वन बायोम हो सकता है, उपोष्ण कटिबंधीय बायोम हो, सदाबहार वन बायोम हो सकता है, भूमध्य सागरीय वन बायोम हो सकता है, शीतोष्ण शंकुधारी वन बायोम या टैगा बायोम हो सकता है, शंकुधारी पर्णपाती बायोम है। ठीक है। चलिए, अब टुंड्रा बायोम को यहाँ पे नहीं दिया गया। अब जलीय बायोम को यहाँ पे दिखाया गया। स्थल तो हमने देख लिया कि कुछ जीव वन में रह रहे हैं, वर्षा वायु में रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार के वन में रह रहे हैं। लेकिन जलीय में देखते हैं सागरीय, मतलब जो सागर में रहते हैं। बायोम प्रवाल भित्ति में रहते हैं। ठीक है। प्रवाल भित्ति क्या होता है इसे ज्योग्राफी में डिटेल डिस्कस किया गया है। नदी में रहते हैं सागरीय वाले, कुछ झरना में रहते हैं, झील में रहते हैं और तालाब में। ये सब क्या है? जलीय बायोम हैं जो जल में रहते हैं। अब आते हैं
जैव विविधता, तो स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण को देखते हैं। स्वस्थानीय में आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण रिजर्व। मतलब ये सब क्या है, संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए। और एक और बाह्य स्थानीय संरक्षण है, तो बीज बैंक हो गया आपका, जीन बैंक हो गया, निम्नपाती संरक्षण। और बाह्य स्थान में वनस्पति उद्यान आएगा, वृक्ष उद्यान आएगा, जंतु उद्यान आएगा और चिड़ियाघर आ जाएंगे। ठीक है, बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा करके उसको बसाया गया है। ठीक है, और ये स्वस्थानीय मतलब उनके ही स्थान में उनको संरक्षण दिया गया है, दैट इज स्वस्थानीय। अपने ही स्थान में उनको संरक्षण मिलेगा तो वो स्वस्थानीय हो गए, और एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाएंगे और तब उनको संरक्षण देंगे तो बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड रैपिड फायर को देखते हैं। अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की खाली स्थान श्रेणी का उदाहरण है, स्थानिक श्रेणी का उदाहरण है, स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। IPBES का सही पूर्ण रूप क्या है? I फॉर इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, साइंस, P फॉर पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टमिक सर्विसेज। ठीक है, चलिए। भारत के दो प्रमुख क्षेत्र जैव विविधता स्थल हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। भारत के दो प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं। वन्य जैव विविधता संस्थान खाली स्थान में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। वन्य जीव विविधता या जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में स्थित है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। सतत विकास के अध्ययन स्थल। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। विश्व की सबसे बड़ी शैल वित्तीय प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो कोरल सागर में। कहाँ? कोरल सागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी संदर्भित करता है, तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में, भारत का खाली स्थान क्षेत्र पारिस्थितिकी प्रति अक्रियशील स्थल माना जाता है। अक्रियशील पश्चिमी घाट को माना जाता है, दैट इज अति क्रियाशील। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव विविधता आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज हॉट स्पॉट, इसलिए उसको रखा गया। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय बहुत ही हॉट स्पॉट स्पेस है। जैव विविधता उल्लेख करता है किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो सुंदरवन है। विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदरवन। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन RRB NTPC में ही आया, 2 बार आया है। एक बार 2016 में आया हुआ दोस्तों, और 2017 में आया हुआ है। तो आपके आने वाले 2026 में जितने भी RRB और SSC से रिलेटेड एग्जाम है, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में खाली स्थान को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है, तो झीलों को ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक खाली स्थान जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है, तो मैंग्रोव वन का। ठीक है, मैंग्रोव जंगल का। यह स्थल भारत के विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है, तो सुंदरवन भारत के सबसे विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। 1982 में भारत सरकार द्वारा समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो कच्छ की खाड़ी को। और 1982 में ये डेट याद रखें दोस्तों। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता है कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। आर्द्रभूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है रामसर सम्मेलन। क्या है? रामसर सम्मेलन। सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण और वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार गोल्डन पांडा पुरस्कार है। क्या? गोल्डन पांडा पुरस्कार। इसे याद रखें दोस्तों, हॉट क्वेश्चन है ये बिल्कुल।
रामसर सम्मेलन का मिशन खालिस्तान संरक्षण के लिए है, वेटलैंड संरक्षण के लिए है, वेटलैंड संरक्षण के लिए। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल फरवरी को मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंध किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से फेफड़े का कैंसर होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को बैन किया है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है दोस्तों। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी के.एम. मुंशी के द्वारा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में की गई, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इससे रिलेटेड रैपिड फायर को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ग्लोबल एफर्ट्स। देखते हैं क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पूरे विश्व के अलग अलग देशों ने क्या क्या किया। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 का अर्थ है 21वीं शताब्दी है। नेक्स्ट, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP CFC उत्पादन को खालिस्तान के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा है। 1986 के, ठीक है, 1986 के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति प्राप्त करने में सफल रहा है। UNEP का पूर्ण रूप है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड जोन का क्वेश्चन इसमें सारे दिए गए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से भी कुछ बहुत ही हॉट हैं, रेड जोन के हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड N for नेशंस, E for एनवायरनमेंट, P for प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण विकास पर की गई घोषणा को मंजूरी दी गई थी, तो वर्ष 1992 में 1992 में। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन था। क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जाना जाता है, UNCD जाना जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से, तो इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि अपने ही आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में, रियो वाला, ठीक है, और ये भी NTPC 2016 में पूछा गया, NTPC 2017 में भी पूछा जा चुका है, और यही क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा है। मतलब NTPC को ये क्वेश्चन कितना पसंद है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1986 में। एक क्वेश्चन को फोकस करके देखें दोस्तों, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है बट सारे के सारे PYQ हैं। NTPC 2020 का क्वेश्चन है, SSC MTA 2019 का क्वेश्चन है, NTPC 2017 का क्वेश्चन है। आर्थिक विकास को पारिस्थितिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाले विकास दृष्टिकोण को कहा जाता है, तो सतत विकास कहा जाता है। क्या? सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED, जिसे ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, का पूर्ण रूप है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र सहज विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है, SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह, रियो शिखर सम्मेलन 1992। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने के लिए संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई? 1987 में ही। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, अर्थात UNEP ने चुना था।
नेक्स्ट, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। UNEP का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक थे, तो वंगारी मथाई। कौन थे? वंगारी मथाई थे। भारत ने खालिस्तान में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया अगस्त 2002 में। कब? अगस्त 2002 में दोस्तों। खालिस्तान को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था, तो 22 अप्रैल 2016 को। और आप जानते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वह संगठन जो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अभावों के साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कौन है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन संगठन खालिस्तान की एक पहल है। यूरोपीय संघ एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए खालिस्तान देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। यह आयोजन किया था मालदीव में। कहाँ? मालदीव देश ने। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रभावी हुआ। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रथम प्रोटोकॉल था। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन। क्या है? जैव विविधता पर सम्मेलन से। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय खालिस्तान देश में है, तो दक्षिण कोरिया में है। कहाँ दोस्तों? दक्षिण कोरिया में है। नेक्स्ट, कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड। कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और खालिस्तान समाप्त हुई 2012 में समाप्त हुई थी। कब? 2012 में समाप्त हुई थी, 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER संदर्भित करता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। क्या है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है। नेक्स्ट, WWF रोशनी चालू करते हुए या बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ पावर आयोजित होता है, तो अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को खालिस्तान प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है, तो 8 प्रदूषकों सघनता को। ठीक है, 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर। AQI से अभिप्राय है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना संबंधित है युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। बहुत सारे देश क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल निर्धारित हुआ था क्योटो जापान में। कहाँ? क्योटो जापान में निर्धारित हुआ था। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण से भर भर के क्वेश्चन आए हैं और ये सब के सब NTPC का क्वेश्चन 2016 का है और ये RRB 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये NTPC 2021 का क्वेश्चन है। और आप NTPC 2026 के लिए बिल्कुल तैयार रहें और निश्चिंत रहें। एक बार इस वीडियो को देख करके कंप्लीटली रिवाइज करके जरूर जाएँ। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अधिकरण की स्थापना की गई थी दिसंबर 1970 में, दिसंबर 1970 में। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल संलेख खालिस्तान का लक्ष्य है ओजोन अवक्षय को कम करना। क्या? ओजोन अवक्षय को कम करना। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? मिशन अभिनव। क्या था? मिशन अभिनव, जो बिल गेट्स द्वारा शुरू किया गया था। तो NTPC 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 है हमारा
राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य को देखते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका इंग्लिश है, और एक तरफ है नाम, एक तरफ है स्थित राज्य। क्या है? एक तरफ नाम है, एक तरफ स्थित राज्य है। देख लेते हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य बारपेट असम में। कहाँ है? बारपेट असम में। आपको असम ना दे करके बारपेट भी दे सकता है, इसलिए बिल्कुल फोकस से इसको देखना है। इसे थोड़ा सा और जूम हमें कर लेना चाहिए दोस्त। ठीक है, अब जूम करने से थोड़ा सा और क्लैरिटी अच्छी से होगी। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दीफू असम में। कहाँ पे है? दीफू असम में। ठीक है, तो इसे भी लॉक कर देते हैं, दीफू असम में है गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य। भीमबंध अभयारण्य कहाँ है, किस राज्य में है? भीमबंध अभयारण्य किस राज्य में है? तो मुंगेर बिहार में। कहाँ? मुंगेर बिहार में है भीमबंध अभयारण्य। डालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? डालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो डालमा वन्यजीव अभयारण्य सिंहभूम झारखंड में है। कहाँ? सिंहभूम झारखंड में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गया बिहार में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया बिहार में। दोस्तों एक बार पढ़ें और अंतिम बार पढ़ें। ठीक है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के हजारीबाग में है। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग में है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? पलामू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? पलामू वन्यजीव अभयारण्य डाल्टनगंज झारखंड में है। झारखंड के डाल्टनगंज में है। ठीक है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो धारवाड़ कर्नाटक में है। कर्नाटक के धारवाड़ में है। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ में है। मुकम्बिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? मुकम्बिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक के कनारा में है। कहाँ? कर्नाटक के कनारा में है। शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो शिमोगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक के शिमोगा में है। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के कनारा में स्थित है। कर्नाटक के कनारा में स्थित है। तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो बेलारी कर्नाटक के बेलारी में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के बेलारी में स्थित है। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिंचौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? सिंचौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नरसिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? नरसिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के रायगढ़ में। कहाँ? मध्य प्रदेश के रायगढ़ में दोस्तों नरसिंह वन्यजीव अभयारण्य। तंसा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तंसा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तंसा है महाराष्ट्र के थाने में। कहाँ? महाराष्ट्र के थाने में। बोलते हैं तनिसा रुक जाओ भाई, तनिसा ठहर ठहर, थाने मतलब थांबा, थोड़ा सा ठहरो तनिसा। वेम्बनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? वेम्बनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो कोझिकोड केरल में। कोझिकोड केरल में। ठीक है, नेक्स्ट पेराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? पेराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? पेराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य केरल के पाल घाट में। कहाँ? केरल के पाल घाट में है पेराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य इदुक्की केरल में दोस्तों। इदुक्की केरल के इदुक्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? बोरी वन्यजीव अभयारण्य औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर में। कहाँ? मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। नेक्स्ट पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? तो भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ? भरतपुर राजस्थान में है।
भरतपुर राजस्थान में। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व कहाँ है? रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर राजस्थान में है, सवाई माधोपुर राजस्थान में है। तो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में है, चंदौली उत्तर प्रदेश में, सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है नंदा देवी पशु विहार। नंदा देवी पशु विहार किस राज्य में है? चमोली गढ़वाल उत्तराखंड में, चमोली गढ़वाल उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार किस राज्य में है? गोविंद पशु विहार, तो गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य, तो जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो हमें पता है पश्चिम बंगाल में। इस बॉक्स में क्लोज करना कंपलसरी है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल, ठीक है। कावल वन्यजीव अभयारण्य, कावल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कावल वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश आदिलाबाद में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश आदिलाबाद में है। कोलेरू एक्वेरी कहाँ है? कोलेरू एक्वेरी, तो कोलेरू एक्वेरी आंध्र प्रदेश एलुरु में है। कहाँ? एलुरु में, आंध्र प्रदेश एलुरु में है। पाखावल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पाखावल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पाखावल वन्यजीव अभयारण्य वारंगल आंध्र प्रदेश में, वारंगल आंध्र प्रदेश में है। नालापट्टी पक्षी विहार कहाँ है? नालापट्टी पक्षी विहार कहाँ है? तो नेलार आंध्र प्रदेश में, नेलार आंध्र प्रदेश में है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी तमिलनाडु में है। कहाँ? नीलगिरी तमिलनाडु में है। वेदांतंगल पक्षी विहार कहाँ है? वेदांतंगल पक्षी विहार कहाँ है? तो वेदांतंगल पक्षी विहार चंगलपेट तमिलनाडु में है। कहाँ? चंगलपेट तमिलनाडु में है। एक और देखते हैं नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, ऐसे तो हैं बहुत सारे। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ये तिरप में है। तिरप कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के तिरप में है। अब आते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान की ओर आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान दैट इज नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया की ओर आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। एक और नाम दिया गया है, दूसरी ओर दिया गया है राज्य की, किस राज्य में वो स्थित है। तो चलिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। अंशी कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बलाफकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। बलाफकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बंदी बहुत नाटक करती है अर्थात कर्नाटक में है, ठीक है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। बुक्सा, अब हम लोग यहाँ लिंकिंग करने वाले दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और लिंकिंग करना बहुत कंपलसरी है। अब देखिए बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जो कि अलग अलग टीचर से भी और अपने एक्सपीरियंस से मैं इसे करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोग को मज़ा आएगा तो कहिएगा ज़रूर से ज़रूर। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। अब कैसे याद करेंगे? तो पश्चिम बंगाल, बंगाल को क्या कर देंगे? बंगला। तो बंगले में क्या रहता है जी? बड़ा बड़ा बक्सा रहता है। बक्सा, तो बक्सा कहाँ रहता है? बंगले में। तो पश्चिम बंगाल में आ जाएगा हमारा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। तो हम लोग कैंप करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? कैंप करने के लिए अंडमान और निकोबार जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अलग है। एक हम लोग द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। तो कैंप करने के लिए हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जा रहे हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में है कॉर्बेट, ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है।
तो कार पे जो बैठा हुआ है ना जो यात्री, उसको वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। तो मतलब कार में जो बैठा है उसको क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। डेट इज़ उत्तराखंड। डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डिजर्ट। भाई डिजर्ट का मतलब भी होता है मरुस्थल। इंग्लिश में डेजर्ट को क्या कहते हैं, मरुस्थल। तो मरुस्थल कहाँ है, मरुस्थल आखिर के राजस्थान में ही तो है, तो मरुस्थल राजस्थान में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो खोवा वगैरह जो बनाने का काम होता है यार, आज शाम को क्या बनेगा, घर में खोवा बनेगा, शाम को खोवा। अर्थात डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, अरे भाई दूध मट्ठा छाछ सब कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अर्थात देखिए पहले ज़माने में दूध मट्ठा छाछ को ना ऊपर में टांग के रखा जाता था, ऊपर में टांग के रखा जाता था कि कोई इसे खा ना ले। और कृष्ण जी जैसे जो है नटखट, वो लोग ऊपर नहीं पाते थे तो एक के ऊपर एक चढ़ करके इसको खाते थे। तो दुधवा कहाँ है, उत्तर में है, मतलब ऊपर टंगा हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इराविकुलम। अरे भाई बिल्कुल कैसे रहता है, अकेले रहता है। अकेला मतलब केरला, अकेला मतलब कि केरला, ठीक है। तो इरावी राष्ट्रीय कुलम केरल में है। नेक्स्ट है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य में है, मतलब देखो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मतलब एक बंदा फंस चुका है यार, एक बंदा फंस चुका है दो के बीच में। ये बीच वाला जो बंदा है ना, बीच वाला, वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो मध्य में आ गया है। और जो दो बंदे हैं वो तो साइड में है, नज़ारा ले रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो बीच वाला बंदा है ना वो फंस गया है। तो यहाँ पे फंस गया मतलब मध्य में है, इसीलिए वो फंस चुका है। तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार एक और कहते कैंप करने के लिए गए थे, ठीक है। गालाथिया, अंडमान और निकोबार। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गंगोत्री तो गंगा कहाँ, उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड, ठीक है, उतरती है गंगोत्री। तो गंगा उतरती कहाँ, उत्तराखंड से, ठीक है। चलिए ऐसे लिंक कीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ग से गिर और गिर से गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भाई बंगले में क्या घुस चुका है, गोरू घुस चुका है, गोरू, ठीक है। गोरू का मतलब जानवर, तो बंगले में गलती से जानवर घुस गया, तो ऐसा लिंक कीजिए, जानवर घुस गया तो गोरुमारा कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो हिमालय कहाँ है, तो है से हिमालय और ह से हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल। तो वहाँ पे गुगामल तो महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है गुगामल। अब गुगामल को सीधा लिंक करो अंगुलीमाल से। अंगुलीमाल डाकू था ना, डाकू का इन द सेंस महाराष्ट्र में एक से एक क्या रहते हैं, भाई लोग रहते हैं, गुगामल, ठीक है। जो कि उन कोई बोलता नहीं है, सब कोड वर्ड से बात करते हैं, कोड वर्ड से, ठीक है। तो गुगामल सारा काम भाई लोग का कैसे होता है, गूंगा रखे होता है, सारा काम कोड वर्ड से होता है। और भाई लोग कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन वो क्या निकली, गुंडी निकली, तमिलनाडु, मिलना का तमिलनाडु। तो मैं उससे मिलना चाहता था बट वो गुंडी निकली, ठीक है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, हमें सबको पता है कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी क्या है, गुजरात में है। चलिए कच्छा लिंक कर दो। रात कहाँ गुजारी, मैंने कच्छे पे रात गुजार दी, ठीक है, लिंक कर दो इसको। मन्नार की खाड़ी। भाई तुमसे मिलने के बाद ना मेरे को और मन कर रहा कि मैं मिलूं मतलब मन कर रहा क्या करने का, मिलने का, तो तमिलनाडु, मन कर रहा मिलने का, तमिलनाडु। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हेमिस यार हम लोग मिस करते हैं, मिस कहाँ जाने को, वही कश्मीर, स्वर्ग कहाँ, स्वर्ग भारत का स्वर्ग क्या है, जम्मू कश्मीर। तो हेमिस हम लोग मिस कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाएँ, कहाँ, स्वर्ग में। और स्वर्ग हम लोग कहाँ है, भारत का जम्मू कश्मीर में। चलो दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और ये अन्नामलाई बहुत फेमस है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है पूर्व में, ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती। अरे यार इंद्र के यहाँ तो 36 रानियाँ 36 जो हैं वो डांस करती रहती थी। इंद्र जी के यहाँ 36 नर्तकियाँ नाचते रहती थी, ठीक है। तो इंद्रावती क्या हो गया, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। इतांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नागालैंड में। इतांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। तो ये बहुत तंग कर रहा है हमको, तो ये तंग कर रहा है मतलब क्या, ना घुस गया घर में। और जब घर में ना घुस जाता है
तो क्या करते हैं, हमें तंगी महसूस होती है, अर्थात इतांकी, ऐसा आतंक मच जाता है घर में, आतंक कि भाई नाग आ गया, नाग आ गया, नाग आ गया, तो सांप आ गया। तो इतांकी कभी मत नहीं भूलिएगा आप लोग ऐसे। इतांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, नागालैंड। इतांकी भाई आतंक मच चुका है, क्यों, घर में नाग घुस चुका है, अर्थात नागालैंड। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर। कालेसर इसको आप लिंक कीजिए, काला हरा, काला हरा, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, हरियाणा, काला हरा, काला हरा। सब बोलेंगे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से मिलने के लिए सब लोग आते थे तमिलनाडु। इंदिरावती, अरे इंदिरा के यहाँ तो 36 रानियाँ नाच करती थी, 36 तो 36, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो इतांकी भाई आतंक मच गया, क्यों, घर में नाग आ गया, नागालैंड। काले से राष्ट्रीय, अरे काला, काला का लिंकिंग हो गया, हरा तो हरियाणा, हरियाणा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अरे कान्हा जी तो, कान्हा जी क्या करते थे, साइड साइड में गोपियाँ रहती थी, साइड साइड में गोपियाँ इनको घेरे रहती थी, और बीच में हमारे कान्हा जी, मध्य में हमारे कान्हा जी रहते थे, और मध्य में कान्हा जी रहते थे हमेशा, और साइड से गोपियाँ घेर रही हैं, तो कान्हा जी कहाँ है, मध्य में है, अर्थात मध्य प्रदेश है, अर्थात मध्य प्रदेश है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अरे कांगेर मतलब यार, कांगेर कहाँ वाला घाटी में जाना है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 36 घाटी है, तो 36 घाटी, यार कौन सा घाटी पे जाऊँ, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है, कांगेर मतलब छत्तीसगढ़, ऐसा लिंक कर दिया। अब काजीरंगा, काजीरंगा, आज शाम को रंगारंग कार्यक्रम किया जाए, तो एक रंगा नाम का आपका दोस्त है, रंगा नाम का आपका दोस्त है, और आप उससे पूछ रहे हैं क्या जी रंगा, आज शाम को कुछ रंगारंग कार्यक्रम किया जाए। तो रंगारंग कार्यक्रम कब होता है दोस्तों, शाम को ही तो होता है, रात में। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, देखो कैबुल लामजाओ, देखिए मैंने उसके बोलने पर क्या कर दिया, कैबुल लामजाओ, मैंने लाने के लिए राजी हो गया। कैबुल मतलब उसके बोलने पे मैं राजी हो गया, क्या लाने पे भाई, मणि लाना था, मणि, मणि कहाँ से लाना था, मणिपुर से, मणिपुर से, ठीक है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भाई केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला, उस जमाने में केवल राजा को ही देव ही मान लेते थे, बहुत लोग क्या मानते थे, केवला देव, केवला देव मतलब देव मान लेते थे, और राजा लोग अपने आप को देव मानते थे, केवला देव, ठीक है, कि केवल हम ही हैं, तुम लोग तुम्हारे राज्य का राजा, अर्थात तुम्हारा भगवान। चलिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा पहाड़ कहाँ है मेरे भाई, तो सिक्किम में ही पड़ता है ना कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम, 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 ठीक है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, अरे भाई किश्तवाड़, मैं एक किस्त ले करके जाऊँगा, किश्तवाड़ मतलब मेरे को पैसा दे दे भाई, मेरे को स्वर्ग जाना है, देखना है स्वर्ग जा करके, तो आपने क्या कर लिया, उधार ले लिया कि भाई मैं आपको हर महीने चुकाऊंगा, किस्त में पैसे चुकाऊंगा, क्यों, कहाँ जाना है भाई, नहीं कश्मीर जाना है मेरे को कश्मीर मतलब स्वर्ग देखने जाना है, तो आप कर्जा ले करके चल गए कश्मीर देखने के लिए, और पैसे चुका रहे किस्त में, तो कश्मीर। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख, अरे भाई देखो जब कोई नाटक करता है ना, सबसे पहले उसका फेस देखना, फेस, मुख, जो उसका मुख है ना, उसको नाटक जब करता है ना लोग, नाटक जैसे कोई आपसे रूठ गई या रूठ गया, तो उसका मुख आपको बता देगा, मुंह से पता चल जाएगा ये बच्चा रूठ गया है कि नाटक कर रहा है, तो ये कर नाटक, मुंह देख के बता देते हैं कि वो नाटक कर रहा है, अर्थात कर नाटक। माधव राष्ट्रीय उद्यान, भाई माधव जी, कृष्ण जी कहाँ रहते थे, मध्य में ही तो रहते थे, गोपियों के मध्य में, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व नाम वांदू राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व नाम क्या था, वांदू राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लोग घूमने के लिए गए थे ना, घूमने के लिए कहाँ, अंडमान निकोबार, क्या करने के लिए, कैंप पे गए थे ना, कैंप पे, तो वहाँ पर हमने एक फ़ोटो देखा था, एक ऐसा इमेजिन कीजिए कि महात्मा गांधी की एक हमने क्या देखी थी, एक स्टेचू देखी थी, तो महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। चलिए, मिडिल बटन आइसलैंड, मिडिल बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मिडिल बटन, ये भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार। बटन से लिंक कर दीजिएगा इसको, बटन। अब यहीं पे होगा माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जाएगा, आप इसे याद कीजिए, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, भाई उसे मिलकर ना मन ही मन में क्या सोच रहे हैं, मुदुमलाई, मैं तो वहाँ उनसे मिल के आई, उनसे, मुदुमलाई मतलब मिलकर आई, किससे मिलकर आई, मतलब तमिलनाडु, मलाई तमिलनाडु। मुकुर्थी, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी, और जैसे मैं उससे मिला ना भाई, मुंह को अपना उस साइड कर दी, तो मिलने के बाद तमिलनाडु, मुकुर्थी तमिलनाडु। मार्लेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन, मुरलेन, और मिलने के बाद क्या हो गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया मतलब मिजोरम, मिजोरम, मुरलेन मतलब मिजोरम। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, कर्नाटक, और जब मैं, नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में, नागरहोल कर्नाटक में। नामदफा, नामदफा, नामदफा,
राष्ट्रीय उद्यान। तो अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण और आंचल क्या हो गए, दफ़ा हो गए, दफ़ा हो गए। अरुण आंचल के साथ दफ़ा हो गई, मतलब भाग गई अरुणाचल प्रदेश। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ना मेरी बहुत सारा काम है, मैं आज शाम को नहीं रुक सकता। ना मेरी बहुत सारा काम है, मैं शाम को नहीं रुक सकता, मतलब असम। नंदा देवी, भाई नंदा देवी की बात की गई है, तो नंदा देवी कहाँ है, वही तो देवभूमि। देवी कहाँ रहेंगी, देवभूमि किसे कहते हैं, उत्तराखंड, कभी नहीं भूलिएगा, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों जहाँ भी मौका मिला वहाँ हम लोग लिंकिंग करते जाएंगे। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई को रोक नहीं सकता, मतलब नोकरेक मतलब कोई रोक नहीं सकता, क्या होने से, बारिश होने से। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है मेरे दोस्तों, मेघालय में होती है। नोकरेक कोई रोक नहीं सकता इसको, मेघालय में। अब है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। नॉर्थ बटन वाला बताए थे, बटन जब भी आ जाए बटन तो क्या है, अंडमान निकोबार होगा। क्या, अंडमान निकोबार। चलिए, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो तुम दोस्त यहाँ शाम को बोलेगा नहीं भाई बहुत सारा काम है मेरे को, तो बोला भाई तुम अपना रंग दिखाने लगा, रंग मतलब भाई तू शाम को रुक जा। ऐसा क्यों बोला आपका दोस्त ने, क्योंकि आप शाम को नहीं रुक रहे थे ना, तो हो गया असम में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अरे भाई पन्ना दो ना, एक पन्ना। तो हम लोग पन्ना कैसे उखाड़ते थे बचपन में, बीच वाला पिन से उखाड़ते थे ना, मध्य वाला, मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंचकस कसते हैं। अब यहाँ पे है एक लगी हुई, तो अच्छा से कहाँ कसाएगा, बीच में देंगे तब ना अच्छे से कसाएगा, तो मध्य प्रदेश। पेंचकस मतलब बीच में कसो भाई, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ भी पेंच लिखा गया है। पेंच एक और पेंच है, तो पेंच महाराष्ट्र में, ठीक है, पेंच महाराष्ट्र में, ठीक है। एक इसे ध्यान रखिएगा, ये प्रियदर्शनी है और ये महाराष्ट्र में, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रियदर्शन, अरे भाई बीच में कसेंगे बीच में, तो यहाँ पे क्या हमें दर्शन मिलेगा। कृष्ण जी का फोटो को हम पेचकस से कस रहे, तो कहाँ बीच में कस रहे, ठीक है, मध्य में, तो मध्य प्रदेश। फवंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल बहुत नटखट है, पिन कर देती है, मतलब पिन करती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। राजाजी उत्तराखंड में है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। कुछ को लिंक करेंगे दोस्तों। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अंडमान एवं निकोबार में सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में। बोरीवली कांदिवली कहाँ है, महाराष्ट्र में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में। कहाँ जी, मणिपुर में है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में। नेक्स्ट, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ जी, उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन वाला फिर आगे दोस्तों, बटन जब भी आएगा ना अंडमान निकोबार मार देना आप लोग। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में है। सॉरी, अंडमान निकोबार है, आई एम सो सॉरी। बटन वाला हमने कहा था अंडमान निकोबार में, ठीक है। सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा में। सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। तंडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में। तंडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है।
नेक्स्ट आते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। हेलो, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर वन स्थित है, गुजरात में है। गुजरात में दोस्तों रैपिड फायर का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, इतने सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात, ठीक है। गिर वन हमने देखा था, गिर से गुजरात, यहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है रैपिड फायर का ये सीरीज में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चंदोली महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। एक सींग वाला गैंडा खालिस्तान, दलदली और धसाव भूमि में पाया जाता है। असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ? असम और पश्चिम बंगाल में। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश। ध्यान दें दोस्तों, 2500 मीटर अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है काजीरंगा बाघ अभयारण्य। क्या है? काजीरंगा बाघ अभयारण्य। हिमाचल राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का खालिस्तान प्रभाव हुआ। इससे पुरानी घास हट गई और नया घास का उगना संभव हुआ, ठीक है। पुराना घास उग गया तभी तो नया घास उगना संभव हुआ। तंडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तंडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। तंडोबा महाराष्ट्र में। भारत के उस राज्य की पहचान कर जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो बंदी बहुत नाटक करती है। नाटक कहाँ? कर्नाटक। नाटक कर्नाटक। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पहला भारतीय रिजर्व वन कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पहला भारतीय रिजर्व वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जून 2022 तक किस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या सबसे अधिक है? तो काजीरंगा में है। काजीरंगा। एक सींग वाला गैंडा अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगाई हिरन भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है मणिपुर में। संगाई हिरन मणिपुर में पाई जाती है। वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं कहलाते हैं वन्य जीव अभयारण्य। क्या है? वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं और अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक में भारत में ओरंग राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। ओरंग टाइगर रिजर्व। ओरंग, अच्छा भाई तो रंग दिखाने लगा, शाम को नहीं मनाएगा पार्टी, तो ये असम हो गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी है? तो NH-37। इसे याद रखिए दोस्तों, ये पूछा जा चुका है एसएससी में भी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी का PYQ में, ठीक है। NH-37। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मुरलेन मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। और कान्हा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वारंगल में है। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य वारंगल में स्थित है। भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं गुजरात में पाए जाते हैं। भारतीय जंगली गधे गुजरात में पाए जाते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी का याद कीजिए कि हम लोगों ने वो स्टैचू देखी थी, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षण वन के निकट स्थित है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल अर्थात बांग्लादेश में भी इसका हिस्सा पड़ता है, ठीक है। चलिए, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में। भाई तू शाम को नहीं रुको, उसको रुकाने के चक्कर में उसके साथ 2-4 हाथ पटकाई हो गया मतलब प्यार से ही, ठीक है। तो शाम में भाई रुक जा, क्यों? ओरंग रंगारंग कार्यक्रम करने वाले हैं ना हम लोग। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, मिलकर मजा आ गया भाई, दैट इज तमिलनाडु में है। हांगुल कश्मीरी बारहसिंगा हिरण, ठीक है। खालिस्तान वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं तो दाची-गाम अभयारण्य में पाए जाते हैं। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पंचमढ़ी, तो ये मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भाई बंदी बीच नगर में नाटक करने लगी मेरी बंदी, मतलब नाटक करने लगी। वह वन्यजीव अभयारण्य जो गोवा में स्थित है तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। भगवान महावीर गोवा में है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सर बोलते थे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं को, जो ब्रिटिश लोग रहते थे ना,
अंग्रेज लोग वो सर बोलते थे राजाओं को, तो सर इसका सर, तो सर मतलब राजस्थान, ठीक है, राजा लोग को सर बोला जा रहा है। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। खालिस्तान लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए, बंगाल टाइगर लुप्तप्राय प्राणी को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हमारा, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्रू साइखोवा नामेरी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अब भाई वो रंग मत दिखाओ, तू रंग मत दिखाओ, क्यों? शाम को रुक जा भाई, शाम को रुक जा, अरे मेरी मान लो ना, मान लो ना, ना मेरी, ना मेरी क्या हो जाएगा, ना मेरी मान लो ना, क्यों? शाम को रुक जा भाई, मेरी मान ले, ओरंग रंग मत दिखा भाई, मान ले, शाम को रुक जा। असम साइखोवा, साइखोवा मतलब साथ में हम लोग क्या खाएंगे? खोवा भी खाएंगे, खोवा भी खाएंगे, तो क्यों भाई तू रुक जा, कब रुक जा? शाम को रुक जा। असम, तो ना मेरी बात मान ले भाई, शाम को रुक जा, ओरंग रंग मत दिखा भाई, शाम को रुक जा भाई, साइखोवा साथ में खोवा खाएंगे भाई, शाम को रुक जा, अर्थात असम। ठीक है दोस्तों, दुर्लभ साइबेरियाई सारस खालिस्तान में नियमित रूप से आया करते हैं, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। भारत का वन्य जीव संस्थान स्थित है तो देहरादून में स्थित है, भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और ये नामदफा कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले बुलाया जाता था भरतपुर पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, चलिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, बार बार सिमलीपाल आ रहा है भाई। जब महिलाएं साड़ी पहनती है ना, तो जो एक आप ये समझ लो, जो आंचल रहता है ना, उसको पल्ला कहा जाता है, पल्ला पल्ला पल्ला। तो सिमली मतलब सीमा नाम की एक लड़की जो आंचल पहन रही है ना, तो आंचल जो है ना उसका उड़ रहा है, उसका जो पल्ला है, पल्ला वो उड़ रहा है, तो सिमली तो सीमा का जो पल्ला है ना वो उड़ रहा है, तो उड़ रहा है मतलब उड़ीसा। जब ये सिमलीपाल आएगा तो एक लड़की का फिगर आना चाहिए जो कि साड़ी पहनी हुई है और उसका पल्ला उड़ रहा है, ठीक है, उड़ रहा है, तो ऐसे हम लोग लिंक करेंगे उड़ीसा, क्योंकि बहुत रिपीट हो रहा है दोस्तों, जो भी करो जैसे करो याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में खालिस्तान पशु के सर्वाधिक अभयारण्य है, तो मध्य प्रदेश में बाघ के हैं, ठीक है, बाघ के हैं। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है उत्तराखंड में, राजाजी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो राज्य में है, जो उत्तराखंड राज्य में है, जो उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट, भारत के खालिस्तान राज्य में अरबिथिट्टू वन्यजीव पशु विहार है, अरबिथिट्टू, ठीक है, तो कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में है। नेक्स्ट, प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है, तो हांगुल को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है एक सींग वाला गैंडा का, एक सींग वाला गैंडा का। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है और वह खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा असम, काजीरंगा आज रंगारंग कार्यक्रम होगा ना, कहाँ भाई? रुक जा भाई, आसाम को, असम में। ठीक है, चलो भाई ऐसे लिंक कर दिया। ओखला पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो एनसीआर क्षेत्र में, ओखला पक्षी अभयारण्य एनसीआर क्षेत्र में। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए दोनों स्थानों में पाए जाते हैं, तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों में पाए जाते हैं। क्या? एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, चैल वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान, चैल वन्यजीव उद्यान स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में। चैल हिमाचल, ऐसे हो गया लिंक। गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान सासन गिर अभयारण्य भारत के इकलौते वन्यजीव अभयारण्य जिसमें पाए जाते हैं एशियाई सिंह पाए जाते हैं, एशियाई सिंह पाए जाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। भाई रात गुजारोगे तभी तो वंश बढ़ेगा, ठीक है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? गुजरात में। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलो, जम्मू कश्मीर जाने के बाद ना हम लोग अपना सारा गम भूल जाते हैं, दाचीगाम सारा गम भूल जाते हैं भाई जम्मू कश्मीर अर्थात भारत के स्वर्ग में जाने से। नंदनकानन प्राणी उद्यान कहाँ है? नंदनकानन तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। चलिए,
वन्य घुड़खर वन्यजीव राष्ट्र अभयारण्य स्थित है। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है त्रिपुरा में स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। डेजर्ट कहाँ है सबसे ज़्यादा? डेजर्ट का मतलब ही होता है मरुस्थल, तो मरुस्थल राजस्थान में है। उत्तराखंड में खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान है, तो 6। अभी राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 6 हैं। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तेलंगाना में। तेलंगाना में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल स्थित पार्क है हरियाणा में। सुल्तान सुन रहे सुल्तान, हरियाणा में, ठीक है। पेरियार बाघ संरक्षित स्थित है पेरियार। पेरियार में अकेला मीन्स केरल, केरल, ठीक है। चलिए पेरियार, पेरियार को प्यार, प्यार से लिंक कर दो और प्यार अकेले में किया जाता है अर्थात केरल, केरल, ठीक है, केरल। चलो जैसे लिंक करना है भाई लिंक कीजिए और याद कीजिए। पेरियार नेशनल पार्क, फिर से आगे प्यार, प्यार, ये श्रृंखला, यहाँ पे श्रृंखला पूछा है तो प से पेरियार हो जाएगा, अकेले में केरल में है, लेकिन ये किस घाट में? प से पश्चिमी, प से पेरियार, प से पश्चिमी घाट में है। सुंदरवन घर है तो रॉयल बंगाल टाइगर का, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, 10 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। 18 का क्वेश्चन है, भारतीय राज्य में संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं बब्बर शेर, एशियाई बब्बर शेर गुजरात में। सर इसका सर किसको बोलते थे? राजस्थान राजा को बोलते थे सर। इसका रणथंभौर राजस्थान में है, लेकिन किसके लिए है? बाघ के लिए दोस्तों, ठीक है, बाघ के लिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तंडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, तंडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह खालिस्तान बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है, तो पेरियार में, ठीक है, पेरियार में सबरीमाला, ठीक है। नेक्स्ट बांधवगढ़, अरे बांधव का मतलब माधव, माधव मतलब कृष्ण जी, कृष्ण जी कहाँ? मध्य में तो रहते हैं, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। बांधव को माधव कर देते हैं, माधव कृष्ण जी का नाम है और कृष्ण जी मध्य में रहते हैं, वही गोपियों के मध्य में रहते हैं कृष्ण जी, मध्य में कौन है? कृष्ण जी। राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है मिजोरम, मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है तमिलनाडु में। अन्नामलाई, आज तो मिल आई, मिलकर मजा आ गया। अन्ना मिलाई, आज तो मिलकर आई, तो क्या आ गया? मजा आ गया, मिलकर, अर्थात तमिलनाडु। पन्ना, पन्ना बीच पन्ना उखाड़ते हैं भाई, बीच वाला पन्ना मतलब मध्य पन्ना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अमराबाद टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, अमराबाद आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यह उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये एक्सप्लेन हो चुका है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व इस राज्य में है, तो इंद्र के यहाँ 36 नृत्यांगना डांस करती हैं, इंद्रावती, छत्तीसगढ़। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य इस राज्य में है, दांडेली। भाई तू बहुत नाटक करी, अब मैं तेरे को अब दंड दूंगा, दंड, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम, यहाँ तो सीधा सिक्किम लगाइए दोस्तों, सीधा सिक्किम, लेकिन पढ़ लेते हैं, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, वह स्थित है सिक्किम में। नागरहोल, भाई बताओ, नगर में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो नागरहोल अगर बोलोगे कर्नाटक में है और ये नीलगिरी का हिस्सा है, कर्नाटक में नीलगिरी का हिस्सा है। राज्य में मानस टाइगर रिजर्व, भाई तू मान जा, भाई मान जा, क्या आज शाम को रुक जा भाई, मान जा, यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, ठीक है, खोवा खाएंगे, खोवा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? असम। सारे के सारे लिंकिंग करके, सारे नहीं बट मैक्सिमम। दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा, बताओ पहले ज़माने में कृष्ण जी के टाइम में दूध को, छाछ को, माठा को ऊपर की ओर रखा जाता था, ऊपर, ठीक है, ऊपर टांग कर, ताकि कृष्ण जी माखन चोरी करके ना खा जाए, तो दुधवा ऊपर में रखा हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऐसे कुछ टांगने का स्पेस रहता था, रस्सी से रख दिया जाता था, और नीचे में छोटे बच्चे लोग नहीं पा पाते थे इसको, ठीक है। तो दुधवा कहाँ? उत्तर में, अर्थात ऊपर प्रदेश में है, ऊपर मतलब उत्तर। कालाकड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। कवल टाइगर रिजर्व राज्य में है, कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में, ठीक है, कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मेलघाट बाघ अभयारण्य राज्य में है, महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, गहिरा माथा अभयारण्य ओडिशा में एकमात्र अभयारण्य है कछुओं का, कछुओं का, गहिरा माथा अभयारण्य ओडिशा में एकमात्र अभयारण्य है कछुओं का। डुडोंग खालिस्तान जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है, मन्नार की खाड़ी, ठीक, कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में है।
गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। जिससे मिलने गया वो गुंडी निकली, गुंडी अर्थात गुइंडी, ठीक है, ये एक्सप्लेन किए थे। बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को पहले स्थापित किया गया, पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। शेर की मूंछ जैसे मैमाक को कहा जाता है, बियर्ड लंगूर कहा जाता है। क्या? बियर्ड लंगूर कहा जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? नंदा देवी, देवी कहाँ रहेगी? देवभूमि में रहेगी दोस्तों। और देवभूमि क्या किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। सरकार ने खालिस्तान वनों में स्थित अभयारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है। तो तमिलनाडु के वनों में स्थित अभयारण्यों को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 प्रदूषण, दैट इज पोल्यूशन। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय खाली स्थान अतिशय वृद्धि होती है, तो शैवाल में वृद्धि होती है, शैवाल में। नेक्स्ट, पीने के पानी में स्थित घातक बैक्टीरिया उस पानी को बनाते हैं तो पीने के लिए अयोग्य बनाते हैं। क्या? पीने के लिए अयोग्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है रोगजनक होती है, अधिकतर बैक्टीरिया क्या होती है? रोगजनक होती है। खाली स्थान द्वितीयक प्रदूषक है, स्मोग ओजोन, स्मोग या ओजोन द्वितीय प्रदूषक है। एक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, तो प्लास्टिक एक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। जैव अपघटनीय संदूषण है, प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। क्या? जैव अपघटनीय संदूषण क्या होते हैं? प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे खाली स्थान के भाग में होता है, तो पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भाग में होता है, पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भाग में होता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण। ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण गैस उत्पन्न होती है, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और यहाँ क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एक प्रदूषक है, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ावा देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। स्मोग संयोजन है, तो स्मोक प्लस फोग होता है स्मोग, अर्थात स्मोक मतलब धुआं और फॉग का मतलब कोहरा, तो धुआं और कोहरा का संयोजन क्या कहलाएगा? स्मोग, ठीक है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग माप करता है, जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन, ठीक है, जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नदी में जल जैविक ऑक्सीजन मांग है, जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करना, ठीक है, इस जल में साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करना ऑक्सीजन की मांग है। सुरक्षित पेयजल के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। सुरक्षित पेयजल के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग शून्य होना चाहिए। जल प्रदूषण के संबंध में BOD का अर्थ है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। BOD 5 संदर्भित है, तो 5 दिनों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, 5 दिनों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। नेक्स्ट, पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है, तो कौन करती है? अवशिष्ट पदार्थ, कौन? अवशिष्ट पदार्थ करती है। पेयजल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो इतना से क्या है? 6 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, झील के प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, जो जल और जैव की समृद्धि के कारण होता है। जैव आवर्धन विषैले पदार्थ खाली स्थान के लिए सुविदित है, तो ये पारा, ठीक है, पारा के लिए सुविदित है। वायुमंडल में खाली स्थान गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो ये रेड जोन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बसें CNG पर चलती हैं, किस पर? CNG पे, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है।
खरपतवार खाली स्थान औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है, तो जलकुंभी। कौन? जलकुंभी। नेक्स्ट, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है तो कपास वस्त्र। जैव निम्नीकरण प्रदूषक है कपास वस्त्र। व्यापक रूप में वनों की कटाई से घटता है वर्षा। वर्षा घटता है भाई, जब हम लोग वनों की कटाई करते हैं तो वर्षा का लेवल घट जाएगा, कम बारिश होगी। जल प्रदूषण का मुख्य कारक है औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, फैक्ट्री से निकले वाले कचरे। अम्ल वर्षा वायुमंडल में खाली स्थान प्रदूषण के कारण होती है। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होती है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण खाली स्थान अत्यधिक वृद्धि का सूचक है। लाइकेंस की वृद्धि का सूचक है। लाइकेंस की वृद्धि का सूचक है। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 या उससे कम। 5.5 या उससे कम। सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा 50 इकाई निश्चित की गई है, कि माप की इकाई है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। अम्लीय वर्षा अधिकतम मात्रा में रहती है H2SO4 के फॉर्म में। H2SO4 में के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा होती है 400 ppm, ठीक है, पाइकोमीटर जिसे कहते हैं 400। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित होता है दांतों को। दांतों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो पेड़ लगाकर रोका जा सकता है मेरे भाई। पेड़ लगाकर रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है, तो जल प्रदूषण। अधिकांश गांव पीड़ित है जल प्रदूषण से, ठीक है। नेक्स्ट, शोर के किस स्तर से ऊपर शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, तो 130 डेसिबल से ऊपर, ठीक है, 130 डेसिबल से ऊपर। नेक्स्ट, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए खाली स्थान गणना की जाती है। घुली हुई ऑक्सीजन की गणना की जाती है, ठीक है, घुली हुई ऑक्सीजन की गणना। ऑटोमोबाइल की खाली स्थान परिचालन स्थिति में एग्जॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है, तो निष्क्रिय चालन परिचालन में। किस स्थिति में? निष्क्रिय चालन परिचालन परिस्थिति में। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का खाली स्थान चरण लागू होता है, भारत 6। कितना? भारत 6। नेक्स्ट, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक संदर्भित करते हैं वाहनों से होने वाले प्रदूषण। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किया जाता है हवा और पानी द्वारा। हवा और पानी द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है जिससे प्रभावित किया था लंदन को। किसको? लंदन को प्रभावित किया था सन 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण खाली स्थान प्रकाश रासायनिक स्मोक का एक प्रमुख कारण है पेरोक्सीनाइट्रेट। क्या है? पेरोक्सीनाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप है निलंबित कणिकीय पदार्थ। क्या है? निलंबित कणिकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, यह धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है सीसा। अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है शीशा। जीवाश्म ईंधनों का दहन मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का। शुद्ध उत्सर्जन वाहन का मतलब है शुद्ध उत्सर्जन वाहन का मतलब है वह जो शक्ति के प्रयोग के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। चलिए, हवा में मौजूद गैस खाली स्थान पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। जैव आवर्धन का कारण है ऑर्गेनो क्लोराइड। क्या है? ऑर्गेनो क्लोराइड जैव आवर्धन का कारण है। फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? मृदा तथा जल प्रदूषण उत्पन्न करता है DDT का छिड़काव। कीटनाशक DDT का आविष्कार किया था। DDT का आविष्कार पॉल हरमन मूलर ने किया था। पॉल हरमन मूलर ने। पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की दर होती है 4000 मीटर पर सेकेंड। कितना? 4000 मीटर प्रति सेकेंड। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिकों तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को कहते हैं यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सुपोषण का कारण होता है नाइट्रेट और फॉस्फेट। नाइट्रेट और फॉस्फेट सुपोषण का कारण होता है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप न्यूनीकरण होता है विलीन ऑक्सीजन का। विलीन ऑक्सीजन का।
न्यूनीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भोपाल त्रासदी के दौरान गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC भी कहते हैं, MIC, ठीक है, शॉर्ट में मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल से निकलने वाले सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है लेड, जिसे सीसा कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है तो कूड़ा और कचरा विश्व में सबसे बड़े प्रदूषण का स्रोत है दोस्तों, समझिए। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें दूषित स्थल से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? तो जैव उपचारीकरण कहते हैं, जैव उपचारीकरण। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल खाली स्थान रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, ठीक है। चलिए, ईंधन से खाली स्थान ईंधन से कम पर्यावरण प्रदूषण होता है तो हाइड्रोजन ईंधन से कम प्रदूषण होता है, हाइड्रोजन ईंधन से कम प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का उपचार है प्रतिवर्ती पराशरण, क्या? प्रतिवर्ती पराशरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है उत्पादन उद्योग, उत्पादन उद्योग सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। नेक्स्ट, यह वायु प्रदूषण सूचकांक के रूप में काम आता है तो लाइकेन, लाइकेन वायु प्रदूषण सूचकांक में काम आता है। खाली स्थान प्रतिशत दिल्ली वासी अस्थमा और नासा शोध से ग्रस्त हैं तो 11%, कितना परसेंट? 11% जो है वो अस्थमा और नासा शोध राइनाइटिस से ग्रस्त हैं। हमारे देश की राजधानी का ये हाल है, अभी तो डाटा और बढ़ गया होगा। चलिए, समुद्र में कितनी प्रतिशत कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है? तो 71%, 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन भाग होती है तो प्रति मिलियन 5 भाग होती है। आज के परिदृश्य में मनुष्य की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? जूट के थैलों का उपयोग, क्या? जूट के थैलों का उपयोग। नेक्स्ट, ओजोन परत, ओजोन लेयर पे आते हैं। चैप्टर हमारा 6 है ये, इससे रिलेटेड रैपिड फायर को देखते हैं दोस्तों, जो कि फर्स्ट ही क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो फ्लोरीन आधारित प्रतिशकों को कम करना, फ्लोरीन आधारित प्रतिशकों को कम करना। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका प्रभाव पड़ेगा त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि RRB में भी पूछा है और SSC CGL टायर 1 में भी पूछ चुका है। ये 2016 में पूछा है और RRB 2022 में। एक ही क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछते रहता है, कभी RRB वाले SSC से, SSC वाले RRB से। वैसे तो इस बार चेंज हुआ है, SSC पहले TCS करवाती थी, अभी एडुकेटी आ चुकी है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए दोस्तों, बुक तो वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, PYQ वही रहते हैं। रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण बनता है तो CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, और ये क्वेश्चन इतने एग्जाम में पूछे जाए कि क्या ही बताया जाए। 2014 के एग्जाम RRB, 2017 का एग्जाम CHSL, फिर 2016 का एग्जाम SSC CGL, फिर 2017 का एग्जाम CHSL, 2021 NTPC, 2022 ग्रुप डी। क्या ही बोला जाए इस क्वेश्चन का भौकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अम्लीय वर्षा के बारे में सही है, तो जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के pH को कम कर देती है, ठीक है, pH को कम कर देती है। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? तो 1980 से, 1980 से। नेक्स्ट, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन खाली स्थान अणु पर कार्यरत विकिरण क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, ठीक है, का एक उत्पाद है तो ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर, ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता है त्वचा कैंसर, हो सकता है त्वचा कैंसर। प्रतिवर्ष वसंत के मौसम में ओजोन छिद्र खाली स्थान के ऊपर से निर्मित होता है, अंटार्कटिका के ऊपर से, अंटार्कटिका के ऊपर से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली खाली स्थान गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है तो क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल जल उपचार का उपोत्पाद जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है तो गाढ़ा कीचड़। क्या है? गाढ़ा कीचड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है
तो स्लज सॉलिड वेस्ट के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत की खालिस्तान प्रतिक्रिया से बनती है, ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया से बनती है। ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया से। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र खालिस्तान मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो भीषण गर्मी के दिनों में ओजोन छिद्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है दोस्तों, तो समझिए इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन की परत मुख्यतया खालिस्तान निचले हिस्से में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में पाई जाती है। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाई जाती है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जमीनी स्तर पर ओजोन का मुख्य घटक है धुआं का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है तो O3 होता है, ओजोन O3 होता है। यह ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। N2O और CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है? फ्रीऑन। क्या है? फ्रीऑन है साधारण नाम, फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। किसे? प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित खालिस्तान गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो ओजोन अवशोषित करती है। आणविक ऑक्सीजन पर किन किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनी रहती है? पराबैंगनी प्रकाश किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों। ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। यह ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। CFC-ClF2, ठीक है, CFClF2 और CHCl2F, CCl2F2, इन तीनों का आप ध्यान से देखें, इसे बॉक्स में क्लोज करना चाहिए हमें। CHCl2F और CHClF2। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है तो 16 सितंबर। ये अपने आप में बिल्कुल अमृत क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं चैप्टर 7 में क्या बोलता है। हरित गृह प्रभाव या जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज। और ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आरआरबी प्लस एसएससी, और आरआरबी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ग्रीन हाउस गैसें कुछ नाम दी गई हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन यहाँ पे डाइऑक्साइड है, CO2, यह कैसे निकलती हैं? यह ईंधन कोयला, तेल, पेट्रोलियम के जलने और जंगलों में लगी आग से पैदा होती है, ठीक है। मीथेन, CH4, बहुत बार मीथेन का फॉर्मूला पूछ देता है, तो CH4, यह तेल के रिसने, धान के खेत व पशुपालन आदि से पैदा होती है। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, यह खेतों व ईंधन के जलने पर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों द्वारा ताप में वृद्धि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफ्लोरोकार्बन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों द्वारा। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ठीक है, SF6, ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला बताओ, तो SF6 होता है गंधयुक्त ईंधन का दहन और अम्लीय वर्षा का कारक है। तो आते हैं इससे रिलेटेड रैपिड फायर पे। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए? तो कोयला तथा पेट्रोलियम का उपयोग विवेक ढंग पूर्ण से करना चाहिए। अगर लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, तो इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट होगा। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHG का पूर्ण रूप है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। आर्कटिक हरितकरण
खालिस्तान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है ऊर्जा। नेक्स्ट आता है रैपिड फायर को क्वेश्चन। विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 के नाम से लोकप्रिय है, आयोजित किया गया था पेरिस में, आयोजित किया गया था 2015 में। ठीक है, वह रासायनिक गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो CO2 कुछ नाम दिया गया है दोस्तों, यही है CO2, CH4 जलवाष्प मीथेन वाला, और CO2 और CFC। ठीक है, चलिए, और ये RRB में पूछा गया, SSC CGL में पूछा गया, RRB NTPC में पूछा गया। IPCC का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। केंद्रीय मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड्स डीड्स अभियान शुरू किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में वह महाद्वीप जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक पीड़ित होगा, एशिया। महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी, महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय है वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग से सबसे अहम योगदान है कार्बन उत्सर्जन का, कार्बन उत्सर्जन का। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण है उद्योग, उद्योग सबसे बड़ा कारण है। ग्रीन हाउस गैसों के लिए योगदान सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है। वन और महासागर किस ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। इस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। शब्द का संदर्भ अमाउंट यूनिट से है जो सीमा निर्धारित करता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन। एनसाइड यूनिट, ठीक है, एनसाइड यूनिट। वह ग्रीन हाउस गैस जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला होता है, इसको सूत्र के फॉर्म में लिखते हैं N2O, ठीक है, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो सक्षम होता है ना दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण, ना ही दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ना ही दृश्य और अव्यक्त विकिरण। ऊर्जा का वह स्रोत जिसके कारण सबसे कम भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है वह भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 वन्य जीव संरक्षण एवं प्रतिबंध, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण हम लोग पर्यावरण दिवस को देख लेते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड दिवस है। तो देखते हैं, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा मेरे दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 29 जुलाई। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, ये सबसे रेड जोन का क्वेश्चन है, 16 सितंबर, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है मेरे दोस्तों। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए कुछ परियोजनाएं जो कि बिल्कुल भी आई है, ये बिल्कुल भी आई, ये क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब इसको रट जाइए, जैसे याद करना पड़े वैसे याद कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ जीव जंतु संबंधित परियोजनाएं हैं और ये टाइगर वाला इतना बार पूछ चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिगेटर, प्रोजेक्ट एलिगेटर मतलब घड़ियाल होता है। प्रोजेक्ट एलिगेटर हुआ था 1975 में, 1975 में, ठीक है। प्रोजेक्ट गेंडा, प्रोजेक्ट क्या है? गेंडा। प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में हुआ था। कब? 1987 में। प्रोजेक्ट गजेता में अर्थात प्रोजेक्ट हाथी, ये क्वेश्चन आ चुका है। आरआरबी में भी आया है और एसएससी में भी आया दोस्तों 1992। पीवाईक्यू उठा के अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100%। प्रोजेक्ट रेड पांडा, लाल पांडा, प्रोजेक्ट रेड पांडा या लाल पांडा जिसको कहते हैं, ये कब हुआ था? ये 1996, 1996 में, 1996 में। नेक्स्ट हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना 1970 में, 1970 में था हंगुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। समुद्री कछुआ परियोजना, समुद्री कछुआ परियोजना 1975 में, 1975 में, ठीक है। चलिए, जिसमें से प्रोजेक्ट टाइगर वाला ये जो है बाघ, प्रोजेक्ट बाघ इतना बार पूछा, रिपीट हुआ है, इतने सारे आपको रखने हैं, दिमाग में माइंड रखने हैं। और 1975 में दो है, एक है घड़ियाल और एक है खरगोश, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और 1970 में दो है, हंगुल परियोजना और कस्तूरी परियोजना, दो हो गए। और कुछ मैचिंग कर रहा है तो इसमें आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आता है इससे रिलेटेड रैपिड फायर क्वेश्चन में, ठीक है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण में उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरी व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है XC2 संरक्षण। क्या होता है? XC2 संरक्षण। नेक्स्ट रेड डाटा बुक, जिससे लाल सूची भी कहते हैं, उसमें क्या होता है? संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज रहता है। संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है। तो CITES, CITES ये सुनिश्चित करती है। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को साल में शुरू किया गया था, 1973 में। ये दोस्तों इतना बार क्वेश्चन आया है, 16 में तो यहाँ दिख रहा है, 17 में, 19 में, 21 में, 23 में, और इस बार जो एग्जाम हो रहा है ग्रुप डी उसमें भी आ चुका है। और आगे जो 2026 में एग्जाम होगा ना अभी फिलहाल, NTPC का और SSC CGL का, MTS का, CHSL का, फिर ग्रुप डी का, इसमें ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल रहने ही वाले हैं, इसमें नो डाउट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, तो पूरा डेट पूछा 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। चलिए, भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डॉक्टर हर्षवर्धन। 2014 के बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? 2226, 2226। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में अर्थात MP में। एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उनके प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया जाता है कहलाता है पशु विहार कहलाता है। क्या? पशु विहार कहलाता है।
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 9 है जो कि है प्राकृतिक ऊर्जा, दैट इज नेचुरल एनर्जी। अब इनसे रिलेटेड रैपिड फायर को देखते हैं और फर्स्ट ही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 का ये क्वेश्चन है दोस्त। और ये आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी के साथ साथ इसमें 18 में पूछा और ये 22 में पूछा है। ठीक है, ईयर्स का डिफरेंस है। ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है तो परमाणु ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। ग्रुप डी में भी पूछा है, एनटीपीसी में भी पूछा है, ईयर अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? समाप्य गैर नवीकरणीय। क्या है? समाप्य गैर नवीकरणीय। नेक्स्ट, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन के कितने राज्यों में केंद्रित है? तो 7 राज्यों में केंद्रित है। कितने? 7 राज्यों में। नेक्स्ट, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है नाभिकीय विखंडन। ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अक्षय संसाधन है। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा और संश्लेषण गैस। सौर ऊर्जा और संश्लेषण गैस। गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% उपलब्ध कराया गया है सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या है? सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है अस्थिर आपूर्ति। क्या है? अस्थिर आपूर्ति। शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में खालिस्तान राज्य में हुआ था, तो कर्नाटक राज्य में हुआ था। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। क्या है? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ये गैर नवीकरणीय दोस्तों, इसलिए इसको पारंपरिक कहा गया है। मनुष्य के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य से। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। खाली स्थान में पवन ऊर्जा की उच्चतम दक्षता है पश्चिमी घाट में। कहाँ? पश्चिमी घाट में पवन ऊर्जा की उच्चतम दक्षता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, चलिए दोस्तों, यूनेस्को द्वारा भारत के इस शहर को पहला विश्व विरासतीय स्थल का दर्जा दिया गया था तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद को। नेक्स्ट, इस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्धि संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया था चेन्नई को। किसे? चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को के विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इस प्रदेश में स्थित है तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को इस नाम से जाना जाता है तो नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है, नीला पर्वत के नाम से। एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जाता है यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण विविध। अब ये विविध है। लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंट मिसलेनियस। ठीक है, देख लेते हैं। SNM कॉलेज मलियांकारा, MS स्वामीनाथन रिचर्ड फाउंडेशन और पय्यानूर कॉलेज के शोधकर्ताओं ने खालिस्तान में जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाट क्षेत्रों से फिम्ब्रिम्स स्टिलिस सुनीली, ठीक है, और निनोटिस प्रभई नामक 2 नई पादप प्रजाति की खोज की। तो कहाँ? तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में। तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में। ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, जून का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आम्र वर्षा को इनमें से परिभाषित किया जा सकता है तो मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है। सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग ना करते हुए चलकर जाना। कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया है? मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त वन प्रबंधन उदाहरण है। संयुक्त वन प्रबंधन उदाहरण है
सहभागी दृष्टिकोण का, इसका सहभागी दृष्टिकोण का, सहभागी दृष्टिकोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो इसकी वजह से लोगों को प्रतिवाही जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध। गंगा नदी के आसपास रहने वाले आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकते हैं? नदी के किनारे पर खुले में शौच ना करके, नदी के किनारे पर खुले में शौच ना करके। नेक्स्ट, खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा में भाग लेने वाले, जल संसाधनों के सुरक्षा संरक्षण में भाग लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। खाली स्थान मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है, तो बंधीम, इसे ध्यान रखें, बंधीम, बिल्कुल रेड जोन का ये क्वेश्चन है। विश्व के लिए अति संवेदनशील वातावरण की समर्थन शक्ति प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए इस संस्था ने प्रत्याशा आत्मसात करना, पुनः सांचे में ढालना जैसी पहल की। ये यूनाइटेड नेशन है। किसने? यूनाइटेड नेशन ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना का अर्थ है रिफॉरेस्टेशन। क्या है? रिफॉरेस्टेशन। प्रधानमंत्री की आबो हवा परिवर्तन परिषद में खाली स्थान सदस्य शामिल है, 18 सदस्य शामिल हैं। कैडेवर शब्द का संदर्भ है एक मृत मानव शरीर जिसे एनाटॉमी या आंतरिक संरचना विज्ञान में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मासाई मारा नेशनल रिजर्व है, तो केनिया में। कहाँ है? केनिया में। लुप्त प्राय जानवर खाली स्थान विश्व का उत्तम सबसे महंगा ऊन देता है, तो चिरू। ये कहाँ का? तिब्बती एंटलोप है, चिरू। चिरू, इसे बिल्कुल ध्यान में आप रखेंगे। मरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क। पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य है सिक्किम। प्रथम भारतीय राज्य सिक्किम है, पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला। नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है, तो ब्रिकेटिंग। क्या? ब्रिकेटिंग। नेक्स्ट, मृदा में संबंधित विज्ञान कहलाता है मृदा से संबंधित मृदा विज्ञान। मृदा से संबंधित मृदा विज्ञान। इनकी सहायता द्वारा जैव अवक्रमणीय अवशिष्ट को उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है, तो जीवाणु द्वारा। ठीक है, जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र के स्तर खतरे के अंतर्गत द्वीप समूह आता है जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की है, तो तुवालू द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है? तुवालू द्वीप समूह। आम जलकुंभी खाली स्थान भी कहा जाता है एकोर्निया। एकोर्निया, आम जलकुंभी एकोर्निया भी कहा जाता है। भारत के कच्छ का रण प्रसिद्ध है ज्वारी मिट्टी के मैदान। क्या है? कैसा? ज्वारी मिट्टी के मैदान के रूप में प्रसिद्ध है। पेडोलॉजी का विज्ञान है मिट्टी। पेडोलॉजी मिट्टी का विज्ञान है। कोई जैव रासायनिक यौगिक है, तो यौगिक क्या? जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक। जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक। ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को कहते हैं पायरोलिसिस। क्या कहते हैं? पायरोलिसिस कहते हैं। जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को पायरोलिसिस कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। क्या? पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी से घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? केवल 1%। कितना? केवल और केवल 1% मेरे दोस्तों, जो कि पेय योग्य है, पीने योग्य है। आर्द्र विशिष्ट को खाद्य में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या? कंपोस्टिंग कहते हैं। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को कहा जाता है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत 2016 में हुआ नाम से जानी जाती थी, तो ये क्वेश्चन अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। मछली के नाम से जानी जाती थी, मछली के नाम से। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 की पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है, तो जमुना टुडू। कौन है? जमुना टुडू। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माणकर्ता कौन है? तो नेक चंद है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये चंडीगढ़ वाला रॉक गार्डन। महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना खालिस्तान संगठन ने की, तो इस्कॉन संगठन ने की, इस्कॉन संगठन ने। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब होता है 1 ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये। जल संरक्षण में खालिस्तान मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है, भूजल मात्रा की घटना एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के अंदर निर्मित ईंधन को फॉसिल कहा जाता है। क्या? फॉसिल कहा जाता है, अर्थात जीवाश्म। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित रैपिड फायर जो था आरआरबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना प्यार बरसाएं, इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी एनर्जी को इसी तरीके से और बढ़ाते जाएं। मिलते हैं एक नए क्लास में। जय हिंद।